नमस्कार, हमारा पैसा हमारा हिसाब में आपका स्वागत है। केंद्रीय बजट पेश होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बजट है। वैसे तो हर बजट ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आज के हालात को देखते हुए यह और ज्यादा जरूरी हो गया है। विश्व मंदी की तरफ बढ़ रहा है। अब ये केवल एक खबर नहीं बल्कि वास्तविकता है। लेकिन मंदी का भारत पर कितना असर पड़ेगा, इसका अभी हमें अंदेशा नहीं है। बजट सिर्फ एक आर्थिक योजना नहीं होता, यह एक राजनीतिक अभिव्यक्ति भी है। इसलिए जरूर हमें मंदी से आसानी से निपट लेंगे जैसी बातें सुनने को मिलेंगी। साथ ही 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाने वाली कुछ बड़ी परियोजनाओं की घोषणाएं होंगी और स्वाभाविक है कि अब तक लागू की गई योजनाओं की सफलता के चर्चे तो होंगे ही। लेकिन दुख की बात है कि यह असली तस्वीर नहीं है। बेरोजगारी दर बढ़ रही है, अधिकांश लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं और हमारी विकास दर में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। लेकिन ये सब कहने से बात नहीं बनेगी। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। कोविड महामारी के बाद से अब तक 1 करोड़ 40 लाख नौकरियां जा चुकी हैं। बेरोजगारी के 5 करोड़ के आंकड़े में 96 लाख नई महिलाएं और 45 लाख नए पुरुष भी शामिल हो चुके हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की डेटा के अनुसार बेरोजगारी का नया आंकड़ा दिसंबर में 8.3% तक पहुंच गया है, जो पिछले 14 महीनों में सबसे अधिक है। इसे केंद्र सरकार ने एक निजी एजेंसी का फैंसी आंकड़ा कहकर खारिज कर दिया था। लेकिन ये वाकई अजीब बात है, क्योंकि इसी संगठन के डेटा को आरबीआई और वित्त मंत्रालय पहले कई बार इस्तेमाल कर चुके हैं। चलिए वापस आंकड़ों पर आते हैं। 20% तक नौकरी खोने से युवाओं को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। विभिन्न क्षेत्रों के हिस्से की बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र ने 60 लाख नौकरियां गंवाई। सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर में 1 करोड़ से अधिक नौकरियों का नुकसान हुआ, जबकि कृषि क्षेत्र में 50 लाख नौकरियों की बढ़ोतरी देखी गई। तो फिर अगले 18 महीनों में 10 लाख नौकरियां देने की प्रधानमंत्री की घोषणा का क्या हुआ? घोषणा जून में हुई थी और अब 6 महीने बीत चुके हैं। या तो इस पर कोई काम नहीं हुआ है या बेरोजगारी का संकट काफी गहरा है। चलिए अब महंगाई की बात करते हैं। कोविड महामारी के बाद से अधिकांश महीनों में महंगाई दर 6% की सीमा को पार कर रही है। सरकार ने अर्थव्यवस्था में धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों को बढ़ाया, लेकिन यह सब व्यर्थ चला गया। आखिरकार पिछले महीने दिसंबर में महंगाई दर में थोड़ी नरमी आई। अब इसी पर केंद्र सरकार फूली नहीं समा रही है और बड़ी बड़ी डींगे मार रही है। लेकिन महंगाई दर में कमी आने का मतलब यह नहीं है कि वस्तुओं की कीमत कम होकर पहले जितनी हो गई है, बल्कि फर्क सिर्फ इतना है कि कीमतें पहले की तरह लगातार बढ़ नहीं रही हैं। अब इसमें जश्न मनाने की क्या बात है? An inflation rate in India is not comparable to what it is in, say, the UK or the US or other major countries, because in those countries most people are in the organized sector and they get some compensation for the inflation that takes place, so the incomes don't fall much. But in India, since 94% are in the unorganized sector and they don't have the bargaining power to ask for a higher wage, so their incomes decline. So in India, as I've been saying, a 5% rate of inflation is worse than, say, 8 or 9 or 10% in UK or in the US. So we shouldn't compare these inflation rates. महंगाई बढ़ने और नौकरियां जाने से लोगों की माली हालत काफी बिगड़ चुकी है। सवाल यह है कि मेक इन इंडिया से लेकर उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं तक की बड़ी बड़ी घोषणाओं का क्या हुआ? सरकार ने कंपनियों के कॉर्पोरेट टैक्स में भारी कटौती तो की, लेकिन उनसे जो नौकरियां आने वाली थी उनका कोई अता पता नहीं है। सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सरकार द्वारा जितना भी निवेश किया गया, उससे निजी क्षेत्र प्रोत्साहित नहीं हुआ। सेंटर फॉर न्यू इकोनॉमिक स्टडीज के हाल ही के एक अध्ययन से पता चला है कि निश्चित पूंजी निर्माण में निजी शेयर घटकर 29% रह गया है। इसका कारण क्या है? निजी निवेशक जानते हैं कि उपभोक्ताओं के पास खर्च करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है और उनके पास जो भी है वे उसे खर्च करने का साहस नहीं कर पा रहे हैं। भारत में संकट मांग का है, लेकिन सरकार आपूर्ति को दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है, टैक्स में अधिक छूट देकर और इंफ्रास्ट्रक्चर में और सरकारी धन लगाकर।
वास्तव में महंगाई का कारण यह नहीं है कि उपभोक्ताओं के पास बहुत पैसा है, बल्कि इसका कारण इसके बिल्कुल विपरीत है। वह यह है कि आपूर्ति या सप्लाई की बाधाएं जो सरकार के नियंत्रण से बाहर है। Why are the supply bottlenecks there? Because of the international situation, because of zero COVID policy in China, a lot of things were in short supply. The Ukraine war, because of which fertilizer, food, metals, and various other things, they have been in short supply. Energy was in short supply, so prices rose very sharply. So these are supply bottlenecks. So raising interest rate does not actually stop the war in Ukraine, does not stop the zero COVID policy in China. Therefore, raising interest rate, all it can do is cool down the economy and the rate of growth will drop, but inflation will not come under control. इसलिए वित्त मंत्रालय गलत जगह शोर मचा रहा है, लेकिन देखना चाहिए कि इससे नुकसान किसका हो रहा है। जब पैसे का लेन देन धीमा होगा, अर्थव्यवस्था भी धीमी पड़ेगी और नौकरियों का भी अधिक नुकसान होगा। The overall sharp rebound and recovery of बजट दर बजट हमारी सरकार कॉर्पोरेट्स की मदद कर रही है। एक बार के लिए इन्हें जनता की मदद करके देखना चाहिए। सबसे पहले तो पेट्रोल डीजल की कीमत कम कर देनी चाहिए। आज एक बैरल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 40% गिरकर $130 से लगभग $80 हो गई है और हमें रूस से सस्ता तेल भी मिल रहा है, इसलिए पेट्रोल और डीजल की कीमत आसानी से कम हो सकती है। क्या आपने सोचा है कि बड़ी कंपनियों का व्यवसाय कैसे बढ़ता जा रहा है, जबकि अर्थव्यवस्था तो वहीं अटकी है? व्यवसाय असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र की तरफ जा रहा है। आपके पड़ोस की दुकान से शॉपिंग मॉल और छोटे उद्यमियों को छोड़कर थोक उत्पादकों की तरफ। लेकिन 90% से अधिक भारतीय ऑफिस, मॉल या बड़े कारखानों में काम नहीं करते। वे असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे कि रेहड़ी वाले, बढ़ई, प्लम्बर, मैकेनिक, यानी कि अपना रोजगार खुद जुटाने वाले लोग। ऐसे ही छोटे स्तर पर उद्योग चलाने वालों को पूंजी और माल मुहैया कराना चाहिए, जिससे अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित होगी। इन छोटे उद्योगों को हम MSME या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के नाम से जानते हैं। केंद्र सरकार के पास उनके लिए योजनाएं और अन्य प्रस्ताव हैं, लेकिन एक सूक्ष्म उद्यम लघु उद्यम से बहुत अलग है और लघु उद्यम मध्यम उद्यम से। A company which is doing 2 lakhs a turnover a month can be an MSME. An organization which is doing 20 crores a month turnover can also be called an MSME. This is not the level playing ground. The data of the Ministry of MSME says 98% of the industries are falling under the micro entrepreneur. So, what the first submission to the madam is, please create a ministry for micro entrepreneurs so that they can dedicatedly cater to the needs of these people who are at large, who are not under the regular radar of the government, who are not given any support services so far. We may talk about ECGLS scheme, which was given originally as 3 lakh crore as a loan and credit guarantee scheme, and then it was scaled to up 5 lakh crore as on date. But the fact remains, none of them have reached the category of people whom I am talking about. The eligibility criteria has made sure only those who performed as a normal account as on February 2020 were eligible to avail that. जब RBI रेपो रेट बढ़ाती है तो उससे ऋण की दरें भी बढ़ती हैं और इससे सूक्ष्म उद्यमों को नुकसान होता है। ऋण की दर बढ़ने से अधिकांश लोग अपना उद्यम बंद कर देते हैं। जब अधिकतम रोजगार पैदा करने वाला क्षेत्र ही प्रभावित होगा तो और ज्यादा लोगों का रोजगार जाएगा। व्यवसाय संगठित क्षेत्र में बदलेगा, जो कुछ एक बड़ी कंपनियों के हाथ में है। अब जाहिर है कि अमीर और अमीर होते जाएंगे और गरीब और गरीब। वित्त मंत्री बेशक सरकार की पिछली उपलब्धियों और भविष्य की परियोजनाओं की वाहवाही करें, लेकिन उन्हें जनता और सूक्ष्म उद्यमों के लिए कुछ करना चाहिए। स्वास्थ्य क्षेत्र, जिसे बजट में GDP का बस 2% मिलता है, उसे बढ़ाना चाहिए। ब्राजील भी स्वास्थ्य में GDP का 4% खर्च करता है। शहरी क्षेत्रों में भी ग्रामीण रोजगार जैसी योजनाओं को विस्तार से लागू करना चाहिए।
इसके बजट को 73,000 करोड़ से कहीं ज्यादा होना चाहिए। ईंधन शुल्क कम करना चाहिए, क्योंकि भारत जिस समस्या का सामना कर रहा है वह मांग का संकट है, आपूर्ति संकट नहीं। अब आप कहेंगे कि इन सब के लिए पैसा कहां से आएगा? तो सबसे पहले कॉर्पोरेट टैक्स की पुरानी दरों को वापस लाया जाए। निजी निवेश को बढ़ावा देने की उम्मीद में इन्हें घटा दिया गया था, लेकिन कोई खास निवेश हुआ नहीं। दूसरा, बहुत ज्यादा अमीर लोगों पर टैक्स लगाया जाए। जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि भारत में बेहिसाब गरीबी है और यहाँ कुछ चुनिंदा अमीर लोग ही राज कर रहे हैं। देश के सबसे अमीर लोगों के पास करीब 3,800 लाख करोड़ की दौलत है। आप शायद जानते ही हैं कि कैसे महामारी के दौरान भी अमीर और अमीर होते गए। अडानी कैसे दुनिया के अमीरों की सीढ़ी चढ़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गया। A friend of ours who is a researcher on inequality, in fact, gives this astounding figure that if the richest person in India decides to donate all his wealth and distributes rupees 2,000 rupees per minute, then it would take almost 10,000 years to exhaust his wealth. The top 1% holds nearly 60% of the net worth of all private individuals in India. Now here, if we put a 2% wealth tax on this top 1%, it would yield more than double what the government claims to have spent till last April on free food grains given to the poor during COVID. Now, if one adds a 50% inheritance tax to this volume, it would yield a total of about 18 lakh crore rupees. So this would be enough to generate enough revenues for the government to be able to spend on food security for all, for universal non-contributory pensions for the elder, to meet the decades-old demand of 6% of GDP to be spent on health and education, and a robust rural and urban NREGA. So ultimately, it boils down to a very, very simple fact. Whether we want a government that serves the rich or we want a government that works for the people. भारत की अर्थव्यवस्था एक नाजुक मोड़ पर है। आज हम जो रास्ता चुनेंगे वो आने वाले कई सालों तक हमारे भविष्य को दिशा देगा। न केवल भविष्य बल्कि लाखों नागरिकों का वर्तमान भी इस पर निर्भर है। आशा करते हैं कि वित्त मंत्री को स्थिति का अनुमान होगा। यह आम लोगों की मदद करने का समय है, अमीरों का नहीं। धन्यवाद।